AHNV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, अब तक आप लोगों ने पिछली वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। मैट्रिक्स पर जितनी आर्टिकल मैंने आपको दिया था बुक में, वो सब हम आपको बता दिए। और आप लोग इस मैट्रिक्स में आव्यूह पर जितनी एक्सरसाइज हैं बच्चों बुक में आपके, उसको आप लोग घर पर सवाल जरूर लगाइएगा। और यदि कोई क्वेश्चन न समझ में आवे तब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके अवगत कराइएगा। आज हम लोग एक न्यू लेसन, एक नया अध्याय शुरू करेंगे और वह होगा सारणिक होगा बच्चों। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणिक हम लोग शुरू करेंगे। और इस सारणिक में सारणिक का मान, सारणिक में अवयव की संख्या, इसमें पदों की संख्या, इसके उपसारणिक, इसके सखंडक और यहाँ तक के यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना या तीन बिंदुओं को संरेख होने का प्रतिबंध भी इस अध्याय में आप लोग, इस लेसन में आप लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग सिर्फ सारणी के बारे में इसका इंट्रोडक्शन देखा जाएगा। इसका प्रयोग जो होता है बच्चों, आप फिजिक्स में वेक्टर एनालिसिस यानी जब वेक्टर आप लोग पढ़ते हैं तो वेक्टर में जो वेक्टर का गुणनफल होता है उसमें सारणी का प्रयोग किया जाता है। तो यह फिजिक्स हुआ या अर्थशास्त्र हुआ या बहुत से ऐसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैथ में दो समीकरण, दो रैखिक समीकरण या दो युगपत समीकरण को हल करने के लिए भी इसका प्रयोग, सारणी का प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। यह होगा लेसन अब 4 होगा और यह होगा डिटर्मिनेंट्स। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं क्लास 12 लेसन 4 होगा। सब्जेक्ट मैथ्स लिख दिया और लेसन 4 होगा बच्चों यह। और यह होगा, लेसन का नाम होगा सारणिक डिटर्मिनेंट्स। सारणिक होगा। और यह जो है इस चैप्टर का आज जो पार्ट बनेगा बच्चों वह होगा पार्ट 1 होगा। तो आइए पहले हम लोग इसमें कोई दो रैखिक समीकरण या युगपत समीकरण हम लोग लिखते हैं। यह भी एक प्रकार का यह मैट्रिक्स जो जिस तरह से था उसी मैट्रिक्स का ही यह रूप रहेगा, परंतु नंबर 1 इसमें पॉइंट आएगा कि सारणी का रूप कैसा होता है। आपसे यह कंपटीशन में 1 नंबर का सवाल पूछता है कभी कि सारणी का रूप क्या होगा, तो आप लोग नंबर 1 पर लिख देंगे कि सारणी का रूप वर्गाकार होगा। उसमें जब आप लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें आपको रेक्टेंगुलर भी था, यानी तमाम किस्म के ऐसे स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, इस तरह से रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इस तरह से बहुत से मैट्रिक्स उसमें आप लोगों ने पढ़ा था। मगर इसमें जो होगा, सारणिक में जो होगा, डिटर्मिनेंट्स में, यह हमेशा वर्गाकार रूप का यह सारणिक होगी। इसका आकार जो होगा यह वर्गाकार होगा। वर्गाकार का क्या अर्थ हुआ
कि वह m बाई m का होगा या n बाई n का होगा। ठीक है, तो आइए इस पर हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेता हूं कि यहां से मैं a1x b1y और बराबर मैंने c1 लिख दिया। एक समीकरण हमने यहां से लिख दिया बच्चों, और दूसरा हमने लिखा कि a2x b2y बराबर c2 हमने लिख दिया। तो इन दोनों समीकरणों का हल आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में कि इन दोनों समीकरणों का हल होने के लिए एक अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होती थी कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता था बच्चों, है ना, इस तरह से होता था। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर a1x प्लस b1y बराबर c1 दिया है तो इसका क्या अर्थ हुआ कि a1x और b1y नॉट इक्वल टू 0, और यहां से मैं लिखूंगा कि a2x b2y नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग जो लिखेंगे यहां से, देखिएगा यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको लिखेंगे कि a1 और यहां लिखेंगे b1 और यहां पर लिख देंगे a2 और यहां लिख देंगे b2, और यह भी एक प्रकार का यह सारणिक ही मैट्रिक्स हुआ। मान लेता हूं कि यह मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इस मैट्रिक्स से ही हम लोग सारणी बनाएंगे। और सारणी कैसे बनेगा कि इसको ऐसे सारणी के रूप में ऐसे डिटर्मिनेंट्स ए हम लोग इसको लिख देंगे। इसको मॉड ऑफ ए मत समझिएगा, यह मत समझिएगा कि ए है तो उसका मॉड लिया गया, नहीं, यह जो है डिटर्मिनेंट्स ए का यह सिंबल इस तरह से लिखेंगे, और यह हम लोग इधर लिख देंगे बच्चों कि a1 b1 a2 b2 लिख देंगे। इस तरह से यह दो लकीर के बीच में इसको हम लोग बंद कर देंगे, तो यह आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान और इसका अवयव और इसके पदों की संख्या और हर पदों का चिन्ह पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। तो इसी प्रकार से यह हम लोगों ने 2 समीकरण का लिखा है, आप चाहें तो 3 समीकरण का भी बना सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं a1x b1y c1z बराबर d1 लिख दिया, यहां से लिख दिया a2x b2y c2z बराबर d2 लिख दिया, यहां से a3x यहां b3y c3z बराबर d3 लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग यहां पर एक कोई सारणी ए हम लोग बना रहे हैं, या एक हम लोग यहां से यहां पर जो हम लोग एक मैट्रिक्स पहले भी बना देते हैं, और यह मैट्रिक्स बनेगी किस प्रकार से, मान लेता हूं कि यहां आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हम लोगों ने यह एक मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया बच्चों। और जहां पर यह इसका मान 0 नहीं होगा, मान लेता हूं कि a1x b1y और c1z नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि d1 का मान कुछ दिया है, d1 नॉट इक्वल टू 0 है, मान लीजिए बच्चों। तो अब हम लोग इसको सारणी के रूप में जब लिखेंगे, सारणी के रूप में हम लोग यहां लिखेंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा क्या, यह 2 लकीर के बीच में हम लोग इसको लिख देंगे। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हम लोग इस तरह से लिख देंगे। तो इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों ना, अब देखिए एक हेडिंग बनेगी कि सारणी का क्रम, है ना, एक हेडिंग आप लोग बनाएंगे कि सारणी का क्रम। तो सारणी का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स अगर देखेंगे
तो यह यम बाई यम का है और यम बराबर है क्या, इसमें 2 है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि साड़ी ए का जो मान आ रहा है बच्चों, यह A1 B1 A2 B2 यह 2/2 यह अब होता था किसमें, मैट्रिक्स में होता था। अब इसमें 2/2 नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि द्वितीय कोट की साड़ी है। तो इसका क्रम जो हो जाएगा, साड़ी का क्रम जो होगा बच्चों, साड़ी का क्रम जो होगा द्वितीय कोट की होगी, द्वितीय कोटि की साड़ी कहलाएगी, यह द्वितीय कोटि की कहलाएगी, अर्थात सेकेंड ऑर्डर होगा। सेकेंड ऑर्डर होगा, यह थर्ड ऑर्डर होगा, यानी तृतीय कोटि की होगी साड़ी। यह जो साड़ी होगी तृतीय कोटि की साड़ी होगी, यानी इसका डिग्री जो हो जाएगी थर्ड हो जाएगा, थर्ड डिग्री का यह डिटर्मिनेंट्स है। इसीलिए कहा गया है कि साड़ी का रूप वर्गाकार होता है, यानी यह 3/3 नहीं, इसको तृतीय कोटि की साड़ी कहेंगे, इसको द्वितीय कोटि की साड़ी कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो साड़ी का रूप वर्गाकार होता है, या 1/1 भी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं यहां से केवल लिख दिया कि A1x बराबर C1, तो यहां पर जो एक C साड़ी बन रही है, यह जो बन रहा है, यह केवल हम लोग A1 लिख देंगे, तो यह 1/1 का हो गया, 1/1, यानी यह फर्स्ट ऑर्डर का यह डिटर्मिनेंट्स है, यानी प्रथम कोटि का, यह कहेंगे प्रथम कोटि का यह आव्यूह का नाम साड़ी बन रही है बच्चों। ठीक है, तो यह प्रथम कोटि की साड़ी हो गई, यह वाली जो हो गई द्वितीय कोटि की साड़ी हो गई, और यह क्या हो गया बच्चों, यह तृतीय कोटि की साड़ी बन गई। ठीक है, तो अब आप लोग को साड़ी का रूप हम लोगों ने पढ़ा इस पर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कि साड़ी के अवयवों का चिन्ह देखा जाएगा, है ना, कि साड़ी के अवयवों का चिन्ह देखा जाएगा। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग अगली हेडिंग बनाएंगे कि साड़ी के अवयवों का चिन्ह। अब हम इसे मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग एक हेडिंग लिखेंगे कि साड़ी के अवयवों के चिन्ह। साड़ी के अवयवों के चिन्ह। अब हर साड़ी के अवयवों का हम लोग चिन्ह देखेंगे, और वह साड़ी या तो फर्स्ट ऑर्डर की हो, या सेकेंड ऑर्डर की हो, या थर्ड ऑर्डर की हो। यह तीनों ऑर्डर की साड़ी के एलिमेंट का हम लोग साइन देखेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की हम यह एक साड़ी हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग बार बार मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, अब केवल डायरेक्ट ए का मान ही हम लोग लिख देंगे, साड़ी के रूप में लिखेंगे बच्चों। और यहाँ पर साड़ी के अवयवों का चिन्ह देख रहे हैं। इसके बाद साड़ी का मान निकालेंगे, और साड़ी के मान अगर निकालेंगे तो उसमें पदों की संख्या, उसके मान में पदों की संख्या कितनी होगी बच्चों, तो वह भी हेडिंग हम लोग बनाएंगे। फिलहाल आप लोग चलेंगे पहले साड़ी के अवयवों का चिन्ह देखेंगे। जैसे मैं एक साड़ी लिखता हूं और इसमें लिख दिया
A11 लिख दिया। देखिए बार बार यह मैट्रिक्स का रूप आ जा रहा है। और B एक मैं डिटर्मिनेंट से लिखता हूं जिसके अंदर मैं लिखता हूं A11, A12, A21, A22 लिख दिया। और एक C मैं लिखता हूं यहां पर, मान लेता हूं कि यह जो एक सारिक है यहां से लिखता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 मैं लिख दिया। तो यह जो है फर्स्ट ऑर्डर है, इसका सेकेंड ऑर्डर है और इसका थर्ड ऑर्डर की है ना। ये प्रथम कोड का, ये द्वितीय कोड और यह तृतीय कोड की मैंने एक सारिक लिख दिया। ठीक है बच्चों। और यह कोई पहले मैट्रिक्स दिया था और वो मैट्रिक्स से हम लोगों ने क्या बना दिया, यह सारिक का हम लोगों ने रूप लिख दिया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका अगर हम लोग A11 का चिन्ह हम लोग देखें तो इसका क्या होगा। देखिए A11 का चिन्ह हम लोग लिखने जा रहे हैं, माने इस एलिमेंट का चिन्ह क्या होगा। जब हम लोग तोड़ेंगे ना तब इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। जब इसका मान हम लोग निकालेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी कि A11 का चिन्ह क्या होगा, है ना। यहां पर बल्कि लिख सकते हैं कि सारणी के मान ज्ञात करने में सारणी के अवयव का चिन्ह ज्ञात करना है ना। तो वह क्या होगा, क्योंकि यह अगर आपको याद रहेगा ना तो आप बहुत जल्द इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे क्या हम लोग, -1 के पावर R+C लिखेंगे, है ना। R+C का मतलब कि यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसलिए लिखेंगे -1 के पावर। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो रो के स्थान पर भी 1 और कॉलम के स्थान पर भी 1, तो यह आ जाएगा -1 के पावर 2 हो गया, अर्थात यह +1 आ गया। तो इसका चिन्ह जो बनेगा बच्चों वह प्लस का चिन्ह बनेगा। सही है, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। एकदम इजी यह डिटर्मिनेंट्स है ना। आप लोग बल्कि जो मैट्रिक्स पढ़ा उसमें कुछ था, मगर डिटर्मिनेंट्स में बहुत इजी चैप्टर है। और जब आगे डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे तो इसमें मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैट्रिक्स से ही यह डिटर्मिनेंट्स बनाया गया है कि नहीं। तो इसलिए जब डिटर्मिनेंट्स पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो उसमें मैट्रिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। मगर फिलहाल आज हम लोग केवल सारणी के अवयव की संख्या और सारणी में पदों का मान और सारणी में अवयव का चिन्ह हम लोग देखेंगे आज। तो आइए अब मैं यहां से लिखता हूं कि A11, देखिए A11 का चिन्ह अगर हम लोग देखें तो यह क्या होगा, -1 के पावर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम A11 पढ़ रहा है, तो यह हो जाएगा -1 के पावर 2, अर्थात यह आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, है ना बच्चों। यह पॉजिटिव इसका चिन्ह आ जाएगा। अब चलते हैं A12 का चिन्ह देखेंगे, है ना। तो यह फार्मूला है -1 के पावर R+C, यह तो फार्मूला है बच्चों। और इसी फार्मूले से हर एलिमेंट का हम लोग चिन्ह निकालेंगे। तो यहां से देखिए क्या हो गया कि -1 के पावर और R+C लिखेंगे, तो यहां पर R के स्थान पर क्या हो गया 1 और C के स्थान पर क्या हो गया 2। तो इस तरह से हो जाएगा -1 के पावर 3, अर्थात यह हो जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह से A21 का चिन्ह देखिए, तो -1 हो गया और A21 का मतलब कि रो के स्थान पर 2 हो गया और कॉलम के स्थान पर 1 हो गया। तो इस तरह से -1 के पावर 3 हो गया, अर्थात ये भी हो जाएगा नेगेटिव ही आएगा। अब हम लोग चलेंगे A22 का चिन्ह देखिए, तो यह हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 होगा, अर्थात यह 4 हो जाएगा।
तो -1 के पावर 4 का जो मान हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो यह हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इसमें देखिए, अगर मैं लिखता हूं कि A11 का चिन्ह अगर देखूं तो यह हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1 होगा, अर्थात यह पॉजिटिव आ जाएगा। A12 का अगर देखें चिन्ह तो -1 के पावर 1 + 2 होगा, अर्थात यह निगेटिव आ जाएगा। A13 का देखें चिन्ह तो यह हो जाएगा -1 के पावर 1 + 3 होगा, अर्थात यह पॉजिटिव आ जाएगा। A21 का चिन्ह अगर देखें बच्चों तो -1 के पावर 2 + 1 होगा, इसका मान निकल रहा है 2 + 1, अर्थात यह नेगेटिव आ जाएगा। A22 का चिन्ह देखा जाए, A22 का चिन्ह देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 2 होगा, अर्थात यह पॉजिटिव हो जाएगा, है ना बच्चों। और यहां से A23 का देखा जाए, A23 का चिन्ह अगर देखेंगे तो -1 के पावर 2 + 3, अर्थात यह माइनस में आ जाएगा। A31 का अगर हम लोग देखें, A31 का अगर चिन्ह देखा जाए तो यह हो जाएगा -1 के पावर 3 + 1 हो गया बच्चों, और यह जो हो जाएगा यह पॉजिटिव आ जाएगा। और दो और होंगे, A32 का अगर देखा जाए, नीचे कर तो नहीं रहा है बच्चों, ये भी ध्यान में देना है, -1 के पावर 3 + 2 होगा, 3 + 2 होगा, अर्थात यह नेगेटिव आ जाएगा। और एक मैं और लिख रहा हूं, A33 का मैं देखूं तो यह हो जाएगा -1 के पावर 3 + 3 होगा, अर्थात यह जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि हम लोग बार बार इस तरह से लिखेंगे नहीं, है ना बच्चों। सीधे हम लोग लिख देंगे कि अगर यह प्रथम कोटि का है, अगर यह प्रथम कोटि का सारणिक है तो सीधे हम लोग केवल यहां पॉजिटिव लिख देंगे, है ना। यह जो 1/1 का है, यह प्रथम कोटि का, तो हम लोग पॉजिटिव लिख देंगे। इसमें अगर देखेंगे तो A11 का चिन्ह पॉजिटिव हो गया, यहां पर नेगेटिव होगा, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। याद हो जाना चाहिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो रहा है, केवल प्लस हो रहा है। देख लीजिए, A11 के स्थान पर प्लस, A12 के स्थान पर नेगेटिव या माइनस लिख दिया, A21 के स्थान पर माइनस, A22 के स्थान पर प्लस। तो इस तरह से सिंबल आप लोग केवल याद कर लीजिएगा, ताकि यह आगे सवाल को सॉल्व करने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा बच्चों। अब इसी प्रकार से इस एलिमेंट का अगर हम लोग साइन निकालें, इसका चिन्ह निकालें बच्चों, तो कौन कौन आएगा ध्यान देना। यहां आ जाएगा प्लस, माइनस, प्लस, अब यहां से माइनस, प्लस, माइनस, और यहां पर प्लस, माइनस, प्लस। इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। इस तरह से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जब मान निकालेंगे बच्चों तो बार बार हम लोग इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। आप लोग इसको डायरेक्ट उस एलिमेंट का चिन्ह समझ लीजिएगा। तो इस तरह से सारणी के अवयव का चिन्ह आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे सारणी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। सारणी का मान ज्ञात करेंगे, और सारणी का मान जब ज्ञात करेंगे तो वो मान कैसे निकलेगा यह आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। तो फिलहाल इसको पहले आप लोग नोट करेंगे बच्चों। अब हम इसे मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग लिख चुके होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे सारणी का मान ज्ञात करना।
साड़ी का मान ज्ञात करना। अब वो पहली बात तो यह देख लीजिए कि कोई अगर ये प्रथम कोट की साड़ी हो, है ना बच्चों, प्रथम कोट की साड़ी हो, जैसे मैंने यह लिख दिया कि केवल मैंने बार बार यह मैट्रिक्स पर चला जा रहा है, केवल मैंने ए लिख दिया और A11 लिख दिया, है ना, A11 लिख दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर यह प्रथम कोट की साड़ी है बच्चों, तो जब इसका हम लोग मान निकालेंगे तो यहाँ पर साड़ी ए का मान जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा A11 ही आएगा। अर्थात देखिए यह साड़ी क्या था, डिटर्मिनेंट ए इस तरह से लिखा गया था, जब इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, है ना, तो यह वाला साड़ी यहाँ मान यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग A11 लिख देंगे। नंबर 2 देखिए, अब थोड़ा और द्वितीय कोट की साड़ी मैं लेता हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ से कोई एक डिटर्मिनेंट लिखता हूँ और यहाँ लिख दिया A11, A12, A21 और A22 लिख दिया, ठीक है बच्चों। और मैं कहूँ कि इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग क्या करिएगा कि इससे तिर्यक का गुणा करिएगा, है ना। तो यह आ जाएगा क्या, A11 इंटू A22 करिएगा, गुणा कर दीजिए और माइनस फार्मूले में होगा और इसका गुणा आप लोग इधर कर दीजिएगा, तो यह हो जाएगा A21 इंटू A12 आ जाएगा। तो इस तरह से जब यह अंक पर रहेगा तो इसको आप लोग साफ कर दीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए, इस पर एग्जाम्पल हम लोग अभी एक एक लिया जाएगा और नंबर 3 मैं बना रहा हूं। अब तृतीय कोट की मैं एक कोई साड़ी लेता हूं, तो ध्यान दीजिए यहां से कोई एक साड़ी मैं लिखता हूं और तृतीय कोट का बनाता हूं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 लिख दिया। यह कोई साड़ी मैंने तृतीय कोट का लिया, यह द्वितीय कोट की थी साड़ी और यह तृतीय कोट की साड़ी है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए इसका जब मान निकालेंगे तो मान निकालते समय ध्यान देना, यह R1 है, यह R2 है और यह R3 है और यह वाला जो है C1 है, यह C2 है और यह C3 है। तो प्रथम और द्वितीय कोट में तो कोई उतना दिक्कत नहीं है, मगर तृतीय कोट की साड़ी जब हम लोग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग को उपसारणी निकालना पड़ेगा, है ना, यानी इसका माइनर निकालना पड़ेगा कि क्या होगा, है ना। तो उपसारणी जब निकालेंगे तो यहां पर ध्यान देना कि अगर मैं कहूं कि A11 का उपसारणी निकालिए तो यह वाला A11 वाला रो और A11 वाला कॉलम हटा देंगे तो जो बचेगा बच्चों वह A11 का उपसारणी होगा। अभी हम आगे चल के बताएंगे, माइनर और कोफैक्टर बताएंगे, यानी कि उपसारणिक और सहगुणन खंड। मगर यहाँ पर केवल इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे यह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है हमारा कि अगर यह कोई तृतीय कोटि का सारणी दिया हुआ है बच्चों और इसका मान निकालना हो तो आप किसी भी रो, चाहे फर्स्ट रो, सेकेंड रो या थर्ड रो को तोड़ करके लगाइए, फर्स्ट रो से तोड़कर लगाइए या सेकेंड रो को तोड़कर लगाइए या थर्ड रो को तोड़कर लगाइए या आप कॉलम से तोड़कर लगाइए, फर्स्ट कॉलम से तोड़िए या सेकेंड कॉलम से या मैं थर्ड कॉलम से, मैं या लगा रहा हूं, आर लगा रहा हूं और यानी 3 तरह से या और 3 तरह से या 3 6 प्रकार से इसका मान तोड़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। और यह 6 प्रकार में से अलग अलग मेथड लगा करके आप लोग तोड़ेंगे तो सबका मान
एक ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए कैसे इसको लगाएंगे, पहले ध्यान दीजिए। यदि मैं A11 लिखता हूं, देखिए मैं यहां से लिख दे रहा हूं बच्चों, यदि मैं A11 लिखा, इस सारणिक A का मैं मान निकालने जा रहा हूं, इसका निकालेंगे। तो जब A11 लिखेंगे तो A11 का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, तो इसलिए हम लोग यहां पर प्लस लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि A11 वाला रो और A11 वाला कॉलम दिमाग से हटा देंगे, मतलब अब काटेंगे नहीं, बस ये सोचिए कि यह और यह हट गया, तो मिलेगा क्या, A22 मिलेगा, A23 मिलेगा, A32 मिलेगा और A33 मिलेगा। यही मिला बच्चों को, देख लीजिएगा मैं किससे तोड़ रहा हूं, ये R1 से मैं तोड़ रहा हूं, R1 वाले से लगा रहा हूं, फर्स्ट रो को तोड़ करके मैं लगा रहा हूं। आप चाहे तो सेकंड रो से भी तोड़ के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे चल के पढ़िएगा। तो A11 मैंने लिया और A11 का चिन्ह क्या होता है, प्लस, इसलिए प्लस लिख दिया, और इसका जो है उपसारणिक हमने लिख दिया A22, A23, A32 और A33 लिखा। अब मैं A12 लिखने जा रहा हूं, A12, और A12 का चिन्ह क्या होगा, तो इसका होगा माइनस, इसलिए हम लोग माइनस लिख देंगे, और इसका भी A12 का हम लोग उपसारणिक निकालेंगे। ध्यान देना, यह कटेगा और यह कटेगा, तो A21 बचेगा, A21 हुआ, और यहां पर A23 हुआ, और यहां पर A31 हुआ, और यहां पर A33 हुआ। तो यह द्वितीय कोटि की सारणी यह भी बन गई A12। अब हम लोग लिखेंगे A13, और A13 का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए हम लोग A13 लिखेंगे। और क्या इधर मिलेगा बच्चों, A13 वाला यानी फर्स्ट रो, देखिए 1 और 3, तो फर्स्ट रो काटेंगे और 3 का मतलब फर्स्ट कॉलम माने थर्ड कॉलम काटेंगे। ठीक है, तो मिलेगा क्या, A21, A21, A22, A31 और A32 मिलेगा। अब दिखाई दे रहा कि नहीं बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे यहां से कि यहां से प्लस A11 लिखेंगे, और इसका तिर्यक का क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे, तो A22 इंटू A33 करेंगे, और फिर माइनस लिख देंगे, यहां से लिखेंगे A32 इंटू, जगह कम पड़ जाएगी बच्चों, है ना, मैं यहां से लिखता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा, मैं यहां से लिखता हूं, सारणिक A का मान मैं यहां से लिखने जा रहा हूं, है ना। तो यहां से क्या होगा, प्लस लिखेंगे, A11 लिखेंगे, और यह क्या हो जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 होगा। ठीक है, माइनस लिखेंगे, माइनस A12 लिखेंगे, A12 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, इसका हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा A21 होगा, A21 इंटू A33 होगा, माइनस A31 होगा इंटू A23 होगा। फिर लिखेंगे माइनस, यहां लिखेंगे A13, और जब A13 हुआ बच्चों, तो इसका हम लोग गुणा इधर करके लिख दिए, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो यह हो जाएगा A21 और A32 माइनस A31 और A2 इंटू A22 लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, इसका हम लोग अंदर गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूं, क्योंकि इसलिए गुणा कर रहा हूं कि आप लोग को मैं अभी बताऊंगा, हेडिंग लिखेंगे
कि किसी सारणिक में अवयवों की संख्या तथा पदों की संख्या ज्ञात करना। तो पहले हम लोग इसको ध्यान देना, जब इसका अंतर गुणा कर देंगे तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि A11 A22 A33 माइनस A11 A32 A23 हो गया। यहां पर हो जाएगा माइनस A12 A21 A33 हुआ, माइनस माइनस प्लस होगा और यहां लिखेंगे A12 A31 A23 हुआ। ठीक है बच्चों, और यहां होगा माइनस A13 A21 A23 हो गया, और यहां से होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह लिखेंगे A13 और यहां हो जाएगा A31 और A22। हो सकता है इसको आप लोग A13 इस तरह से करने में कहीं गलती हो तो आप लोग समझ लीजिएगा, मैं केवल मेथड बता रहा हूं। तो हमारे कहने का अर्थ यह है बच्चों कि अगर प्रथम कोटि की सारणी होगी, है ना, तो इसमें जो है सारणी का मान इस प्रकार से निकालेंगे। द्वितीय कोटि की सारणी होगी तो आप लोग इस प्रकार से निकालेंगे, और अगर थर्ड ऑर्डर का अगर वो डिटर्मिनेंट्स होगा बच्चों तो हम लोग इस मेथड से लगाएंगे। यह सारणी का मान आ गया। अब आप लोग जैसे अब मैं यहां से मैं लिख रहा हूं कि अब यह हेडिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। अब आपकी हेडिंग बनेगी अगली कि सारणी के किसी सारणी में अवयवों की तथा पदों की संख्या ज्ञात करना। तो वह हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, और मैं यहां से लिखने जा रहा हूं कि किसी सारणी में अवयवों की संख्या का फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए यहां पर मैं लिख दूंगा, इतना जगह में मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। तो अगर वह यदि कोई n कोटि की कोई सारणी है, यदि कोई n कोटि की सारणी है, देखिए यानी सारणी का क्रम जो होगा, सारणी का क्रम अगर देखें कि n कोटि की है, n कोटि की अगर कोई सारणी है तो हम लोग लिखेंगे क्या कि अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या जब लिखेंगे बच्चों तो इसका फार्मूला होगा n का स्क्वायर, यहां होगा n का स्क्वायर। और जब पदों की संख्या हम लोग लिखेंगे, पदों की संख्या जब लिखेंगे तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल n लिखेंगे, है ना, फैक्टोरियल n लिखेंगे। और पिछली क्लास में आप लोग फैक्टोरियल n का मान जानते थे, जिसको क्रम गुणित कहते थे, है ना बच्चों। यह होता था क्रम गुणित, क्रम गुणित अर्थात फैक्टोरियल। और यहां पर जैसे फैक्टोरियल 5 है तो हम लोग 5 को लिखते थे और घटते हुए क्रम में इसको लिखते थे, है ना। तो इस तरह से 5 चौका 20 तिहाई 60 गुना के 120 हो गया, जो भी आएगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल का मान आप लोग निकालते थे बच्चों। अब आगे देखेंगे, देखिए बच्चों, अगर हम सारणी का n क्रम की कहें तो जैसे मान लीजिए इसमें था तो यह n है तो n 1 का वर्ग करेंगे तो देखिए इस पहले वाले में अवयवों की संख्या कितनी होगी। पहले वाले में देखिए, पहले वाले में होगी अवयवों की संख्या जो होगी बच्चों, यह होगी n का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इसलिए इसमें अवयवों की संख्या 1 हो गई। और पदों की संख्या की अगर बात करूं मैं, यहां से दिखाई दे रहा बच्चों की नहीं, पदों की संख्या जो होगी यह हो जाएगी फैक्टोरियल 1 का मान भी हो जाएगा 1 ही होगा। तो इस तरह से इसमें एक अवयव हो गए, और उसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो पदों की संख्या भी क्या आएगी,
एक ही आएगी। अब इसकी बात करिए, सेकेंड वाले की बात करिए। सेकेंड वाले में देखिए, अगर मैं लिखता हूं अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अगर देखूं तो यन के स्थान पर क्या होगा, द्वितीय कोटि की सारिक है, इसमें यन बराबर 1 हो गया, इसमें यन बराबर 2 हो गया और इसमें यन बराबर 3 हो जाएगा। चलिए, तो अब देखिए, अब क्या होगा बच्चों कि यन बराबर अगर 1 हो गया तो अवयवों की संख्या होगी यन का स्क्वायर, यन का स्क्वायर, और यन के स्थान पर कहां गया, इसमें है ना, यन बराबर 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात यह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अवयव इसमें 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। और पदों की संख्या की बात करूं अगर मैं, पदों की संख्या की अब यदि मैं बात करूं बच्चों तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 2 का मान अगर निकालेंगे, देखिए फैक्टोरियल n है ना, तो फैक्टोरियल 2 हो गया, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1 घटते हुए क्रम में लिखना है तो यह कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं लिख दिया था, कहीं गलत तो नहीं, तो 5 चौक 20 7 गुना 120 चलिए ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग, है ना बच्चों। तो पदों की संख्या हो गई फैक्टोरियल 2 और यह हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए पदों की संख्या तो हो रही नहीं हो रही, देखिए यहां से यहां तक 1 पद और यहां से यहां तक 1 पद, यह मिलकर के कितना हो गया, 2 पद हो गया बच्चों। समझ में आ रहा है ना। चलिए बच्चों, अच्छी बात है, आप लोग जरूर कमेंट में लिख करके हमें बताइएगा बच्चों, है ना, ताकि हमें भी यकीन हो जाए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों। मैं ये देखिए ऊपर की लाइन थी, यह ऊपर की लाइन थी, यह आप लोग समझ लीजिएगा। अब नंबर 3 में चल रहा हूं, नंबर 3, और नंबर 3 वाला जो था यह वाला था, तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो क्या होगा बच्चों, अवयवों की संख्या यहां पर होगा n का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर, तो 3 का 3 तरीके 9 हो जाएगी, उसमें अवयवों की संख्या 9 हो जाएगी। देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कोई कठिन नहीं है, ये तो अवयव की संख्या तो खूब आसानी से निकाल लेंगे। मगर अब चलेंगे पदों की संख्या, अब चलेंगे हम लोग पदों की संख्या की बात करें हम लोग, तो पदों की संख्या फैक्टोरियल 3 में होगा बच्चों। देखिए फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल 3 हो गया। देखिए किताब में आपको फैक्टोरियल n ऐसे लिखता है भाई, यहां से फैक्टोरियल n इस प्रकार से, शायद हाँ नहीं सॉरी, इधर यह चिन्ह लगा देगा, है ना, यहां इस तरह से चिन्ह लगा देगा, तो हम लोग इसको फैक्टोरियल n नहीं मानते, क्योंकि मान लीजिए फैक्टोरियल 11 हमको लिखना हो बच्चों ना, तो फैक्टोरियल 11 हम लोग ऐसे लिख देते हैं तो बड़ा आसानी से हम लोग समझ जाते हैं। हम लोग को किताब वाले मेथड से लिखना 1 1 1 ऐसे कहेगा, अब कहीं बिंदी हट गई ना तो फैक्टोरियल 11 नहीं रह जाएगा, तब है कि नहीं, कहीं बिंदी ना भी लगे तो यह फैक्टोरियल 11 नहीं रह जाएगा, तब वो पता चला कि 111 हो गया, तो कहाँ फैक्टोरियल 11 लिखना था और हो गया 111 हो गया। इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल का सिंबल हम लोग इस प्रकार से लगाएंगे, यह होगा फैक्टोरियल n। तो अब देखिए पदों की संख्या अगर निकालेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा कितना, 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात यह हो जाएगा 6। तो पदों की संख्या 6 देख लीजिए बच्चों, यह हो गया 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3, यह हो गया 4 और यह हो गया 5 और यह हो गया 6। तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो पदों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 6 हो गई, है ना। तो इस तरह से इसमें पदों की संख्या 2, इसमें पदों की संख्या 1, और आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो साड़ी का मान, और एक हेडिंग बनी थी कि साड़ी में पदों की संख्या और अवयवों की संख्या ज्ञात करना है ना बच्चों। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को कुछ न कुछ तो जरूर समझ में आया होगा, है ना, और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और यदि समझ में आ जाए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग हमें कुछ अवगत करावें, मगर आप लोग ठीक हैं, कोई बात नहीं है।
तो आप लोग पढ़ते रहिए बच्चों और इसको नोट बनाते रहिए। और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि आर्टिकल आप लोगों को बहुत जल्द हम इस तरह से देते चलें, क्योंकि समय बहुत कम है और बोर्ड का एग्जाम तो निर्धारित समय पर होगा बच्चों, है ना। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए और हम लोग भी पूरा यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते चलें बच्चों, है ना। तो आप लोग भी मेहनत करिए भाई, है ना। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही इस लेक्चर में बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखा जाएगा, आगे इसमें पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।